नमस्ते। मैं सौ कावेरी शिवलिंग तोड़कर मेरी माता हाई स्कूल से सातारा जिला अध्यापक मंडल और मान तहसील की ओर से इस पाठशाला अध्ययन अध्यापन प्रक्रिया में आप सभी का तहे दिल से मैं स्वागत करती हूँ। हमारे माननीय श्रीमान पितामह काका सूर्यवंशी सर जी, माननीय श्रीमान मुजावर सर जी, मुला सर जी, सूर्यवंशी सर जी, तांबोळी सर जी, बगाड़े सर जी, माने मैडम जी, साळुंखे सर जी, इनकी प्रेरणा से आज से 9वीं कक्षा का प्रारंभ हो रहा है और मैं सभी का तहे दिल से शुक्रगुजार मानती हूँ। और ये जो 9वीं कक्षा का अध्ययन अध्यापन प्रक्रिया है वो आज से उसका प्रारंभ है। इसके लिए मैं सभी का स्वागत करती हूँ। और आज मंगलवार है, दिनांक 3 नवंबर 2020, कक्षा 9वीं, विषय हिंदी, घटक पद्य उपघटक चांदनी रात, रचनाकार मैथिली शरण गुप्त जी है। सम्मान्य मान तहसील के हिंदी अध्यापक और अध्यापिकाएं, आप सबसे नम्र निवेदन है कि अपनी पाठशाला के छात्रों को YouTube की लिंक पहुंचाकर ऑनलाइन अध्ययन अध्यापन से उन्हें लाभान्वित करें और छात्रों को आप YouTube की लिंक पर क्लिक करें करके ऑनलाइन पाठ में अपना योगदान देने के लिए कहें। छात्रों, आज हम पहली जो इकाई है उसमें जो पहला पद्य है चांदनी रात, वो आज हम क्या करेंगे देखने वाले हैं। तो देखो, पहली इकाई चांदनी रात, उनके कवि है मैथिली शरण गुप्त जी। यह जो प्रस्तुत कविता है, इस कविता में देखो बच्चों कि पहले हम देखेंगे परिचय, कवि परिचय। इनका जन्म 3 अगस्त में हुआ है, चिरगांव झांसी उत्तर प्रदेश में हुआ है। मृत्यु 12 दिसंबर 1964 है। परिचय मैथिली शरण गुप्त जी खड़ी बोली के महत्वपूर्ण कवि है। अपनी रचनाएं मानवीय संवेदनाओं, विशिष्टताएं, नारी के प्रति करुणा की भावना से ओतप्रोत है। उनकी जो प्रमुख कृतियां हैं, साकेत, महाकाव्य, यशोधरा, जयद्रथवध, पंचवटी, भारत भारती, खंडकाव्य, रंग में भंग, राजा प्रजा आदि उनके नाटक है। अब हम देखेंगे पद्य संबंधी। ये जो चांदनी रात है वह खंड काव्य है और इस खंड काव्य में कवि मैथिली शरण गुप्त जी ने इसमें मानव जीवन की किसी एक ही घटना का प्रधानता होती है। प्रासंगिक कथाओं को इसमें कहीं भी स्थान नहीं मिलता है। प्रस्तुत अंश यह पंचवटी खंड काव्य से यह लिया गया है और ये जो खंड काव्य है इसमें प्रकृति की छटा का सुंदर रूप बड़े ही माधुर्य के साथ अभिव्यंजित हुआ है। चांदनी रात का मनोहारी वर्णन इस प्रस्तुत कविता में किया गया है कि देखो बच्चों, ये जो कविता है प्रकृति सौंदर्य प्रधान कविता इसे कहा जाता है। और ये जो कविता है इसमें देखो कि जो अधिकतर हमारी जो भारतीय संस्कृति है तथा भावनाओं के जो दर्शन है वो इसमें दिखाई देते हैं। और उसके बाद जो ऐतिहासिक या पौराणिक या प्राकृतिक विषयों से संबंधित यहाँ पर रचना दी गई है। और ये जो कविता है यह मैथिली शरण गुप्त जी की पंचवटी का यह एक अंश है, लेकिन इसमें क्या किया गया है, प्रकृति की छटा का
सुंदर वर्णन किया गया है। और ये जो वर्णन है वह चांदनी रात का मनोहारी वर्णन यहाँ पर दिया गया है। अब देखो बच्चों कि पंचवटी है ना, पहले हम देखें कि ये जो पंचवटी है यह खंड काव्य से लिया गया है। तो पंचवटी और सबको पता है कि 5 वृक्षों से बना हुआ ये जो पर्णकुटी होती है उसको हम क्या कहते हैं कि पंचवटी। लेकिन इसका जो महत्व है वो हमें पहले पता होना बहुत ही जरूरी है। तो देखो महाराष्ट्र में गोदावरी नदी के निकट नासिक में स्थित पंचवटी नामक एक पौराणिक स्थान है। और वनवास काल में पंचवटी वृक्षों के सानिध्य में एक पर्णकुटी बनाकर राम, सीता और लक्ष्मण यहाँ रहा करते थे। इसी स्थान पर लक्ष्मण ने रावण की बहन, ये जो शूर्पणखा थी, रावण की बहन शूर्पणखा की नाक और कान काट लिए थे। और यहाँ से ही रावण ने माता सीता का हरण किया गया था। इसकी वजह से उसको ये जो पंचवटी है उसकी विशेषता मैंने तुम्हें अभी बताई है। अब हम क्या करेंगे, कविता की ओर बढ़ेंगे। अब देखो ये जो कविता है इस कविता में क्या किया गया है, प्रकृति का सौंदर्य यहाँ पर वर्णन किया गया है कि जैसे कि प्रकृति के प्रति प्रेम यहाँ पर दर्शाया है। और उसके बाद जो प्रकृति का सौंदर्य है उसका जो आस्वाद होता है उसके प्रति भी यहाँ पर हमें बताया गया है। और चांदनी रात का जो वर्णन है बहुत ही मनोहारी वर्णन इस कविता में किया गया है। अब देखो बच्चों, अब हम कविता की शुरुआत करेंगे। ये देखो पहले मैं काव्य पंक्तियां पढ़ती हूँ, उसके बाद हम शब्दार्थ देखेंगे कि चारों चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी नभथल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में। अब देखो यहाँ पर पहले हम क्या करेंगे कि शब्द देखेंगे। चारू, चारू का अर्थ क्या है, चारू मतलब सुंदर या मनोहारी। थल, जल मतलब पानी है, थल का मतलब भूमि है। अवनी, यह समानार्थी के लिए शब्द भी तुम्हें आ सकते हैं बच्चों। अवनी मतलब पृथ्वी है और अंबर मतलब आकाश है। अब देखो अब हम क्या करेंगे, अर्थ देखेंगे। चारों चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जल थल में। अब देखो ये जो चारों चंद्र की चंचल किरणें मतलब ये जो सुंदर मनोहारी, मतलब ये सुंदर और मनोहारी ये जो किरणें हैं, देखो कि चांदनी रात में जो आकाश है, आकाश में ये जो चंद्रमा है बहुत ही मनोहारी, बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहा है उसकी, और खेल रही थी जल थल में। तो उसकी जो चंचल किरणें हैं, उनकी जो चंचल किरणें हैं वो क्या कर रही है, वह झिलमिल करती हुई क्या कर रही है, अटखेलियां कर रही है। वह क्या कर रही है, जल में खेल रही है और भूमि पर भी वह खेल रही है। ऐसे लगता है कि वह क्या कर रही है, जल और जमीन के साथ वह खेल रही है। स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में, मतलब कि ये जो चंद्र का निर्मल प्रकाश है वो क्या कर रहा है, ये चंद्र का पृथ्वी पर जो प्रकाश है वो नभमंडल में फैला हुआ है और उन्हें प्रकाशित कर रहा है। पृथ्वी पर उसका ये जो अवनी और अंबर तल में, मतलब ये जो नभ है या पृथ्वी है, इसमें क्या हो गया है, प्रकाशमान हो गए। और ये जो चंद्रमा की या ये जो चंद्र सुंदर मनोहारी किरणें हैं और जल में भी और थल में भी क्या कर रही है, झिलमिल अटखेलियां कर रही है और जैसे लग रहा है वह खेल रही है। और चंद्र का निर्मल प्रकाश यह क्या हो रहा है, पृथ्वी पर भी है और आकाश पर भी है। यह 4 पंक्तियों का
अर्थ है। अब अगली पंक्तियां देखो। पुलक प्रकट करती है धरती, हरित तृणों के नोकों से, मानो झूम रहे हैं तरु भी मंद पवन के झोंकों से। अब देखो पुलक का मतलब क्या है? रोमांच है। पुलक मतलब रोमांच। तृणा मतलब घास है, जो छोटी छोटी घास होती है वह। मंद, मंद मतलब क्या है? धीमा। और पवन मतलब हवा है। अब देखो पुलक प्रकट करती है धरती, मतलब क्या कर रही है? रोमांच। मतलब ये जो पृथ्वी है वो क्या कर रही है? इस अवसर पर पृथ्वी अत्यंत खुश है, अत्यंत प्रसन्न है। वह वह क्या कर रही है? पुलक 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 का प्रकट करती है धरती, हरित तृणों के नोकों से। मतलब वह क्या कर रही है? अपनी प्रसन्नता वह पृथ्वी पर उगी हुई जो हरी घास होती है, इन घास के नोकों से वह क्या कर रही है? वह अपनी खुशियां या अपनी प्रसन्नता क्या कर रही है? प्रकट कर रही है। मानो झूम रहे हैं तरु भी मंद पवन झोंकों से। कि देखो क्या कर रहा है कि ये जो मंद मंद हवा है वह क्या कर रही है? मंद हवा के झोंकों से पेड़ पौधे झूम रहे हैं, और ऐसे लगता है जैसे वे भी अपनी खुशियां प्रकट कर रही हैं। मतलब देखो मानव जीवन जैसे कि एक सुखद घड़ी पर आ जाता है वह, और वह अपनी खुशियां व्यक्त करता है। उसी तरह से ये जो प्राकृतिक सौंदर्यता है यहाँ पर दर्शाई गई है कवि ने। कि कवि कहते हैं कि ये जो छोटी छोटी घास होती है वो क्या करती है? अपनी भावनाओं वह प्रकट करती है। प्रसन्नता कैसे स्पष्ट करती है? ये जो हरित तृणों के नोकों से, मतलब ये जो छोटी घास होती है, हरियाली होती है, उससे वह क्या करती है? अपनी खुशियां प्रकट करती है। और इस तरह से यहाँ पर ये जो पुलक प्रकट करती है, मतलब कि पृथ्वी क्या करती है? इस अवसर पर पृथ्वी बहुत प्रसन्न होती है, और इन छोटे छोटे हरित घासों से वह क्या करती है? अपनी भावनाओं को वह क्या करती है? प्रकट, या खुशी यहाँ पर प्रकट करती है। क्या अब अगली पंक्तियां देखते हैं बच्चों। क्या ही स्वच्छ चांदनी है यहाँ, क्या ही निस्तब्ध निशा है, स्वच्छंद सुमंद गंध वह, निरानंद है कौन दिशा। अब देखो पहले हम शब्दार्थ देखेंगे कि निस्तब्ध। निस्तब्ध का अर्थ क्या है? कि जो हिलता डुलता नहीं है वह स्तब्ध है, निस्तब्ध है। स्वच्छंद, स्वच्छंद का अर्थ क्या है? कि अपनी इच्छा से। सुमंद, सुमंद मतलब क्या है? कि काम करने वाला बहुत धीमा। जो काम होता है वह क्या करता है? जो सुमंद होता है मतलब बहुत धीमा होता है। और निरानंद, निरानंद मतलब क्या है? कि जिसमें आनंद नहीं होता है वह। तो अब देखो क्या ही स्वच्छ चांदनी है यह। मतलब यहाँ पर गुप्ता जी कहना चाहते हैं कि कवि कहते हैं चंद्रमा के स्वच्छ प्रकाश में निखरी हुई जो रात्र है इसका वर्णन करते हुए कहते हैं सॉरी, माफ कीजिए, क्या यही स्वच्छ चांदनी है यहाँ? क्या कि यह चांदनी गजब की निर्मल है, बहुत ही निर्मल दिखाई दे रही है, बहुत ही स्वच्छ दिखाई दे रही है। क्या है? क्या यही निस्तब्ध निशा ही? और यह जो रात है कितनी शांत है, कितनी शांतता फैली हुई है। यह स्वच्छंद सुमंद गंध वह की, और यह जो रात है कितनी शांत है, और कहीं किसी और कोई स्वर भी नहीं है, और स्वतंत्र मुक्त रूप से मंद मंद सुगंध व्याप्त है। मतलब ये जो फूल होते हैं, ये जो स्वच्छ
स्वच्छंद मतलब बहुत धीमा, सुमंद मतलब क्या कर रहा है कि बहुत धीमा ऐसे सुगंध, मंद मंद सुगंध सभी ओर व्याप्त हो गया है। निरानंद है कौन दिशा, कोई भी दिशा ऐसी नहीं है जिस और आनंद का माहौल नहीं है। क्या कहा गया है कि सर्वत्र ही रात की जो चंद्री हुई है, जो चांदनी रात है, वो गजब की निर्मल है। और गजब की निर्मल होने की वजह से सभी और शांतता फैली हुई है और कहाँ पर भी कोई स्वर उन्हें सुनाई नहीं दे रहा है। सर्वत्र रूप से मंद मंद सुगंध व्याप्त है और कोई भी ऐसी दिशा नहीं है कि वहां पर आनंद का माहौल नहीं है। और अर्थात यहाँ पर क्या हो गया है, सर्वत्र आनंद ही आनंद फैला हुआ यहाँ पर हमें क्या हो रहा है, दिखाई दे रहा है। अब अगली पंक्तियां देखो बच्चों कि बंद नहीं अब भी चलते हैं नियत नटी के कार्यकलाप, पर कितने एकांत भाव से, कितने शांत और चुपचाप। अब देखो कि यहाँ पर क्या कहा गया है कि नियति मतलब हानि है और नटी मतलब अभिनव करने वाली जो स्त्री होती है उनके प्रति बताया है। कि कवि क्या कहते हैं, कवि कहते हैं कि बंद नहीं अब भी चलते हैं, मतलब कि कवि कहते हैं कोई भी गतिविधि यहाँ पर बंद नहीं है। रात्रि रूप नटी के सारे कार्यकलाप अभी पहले जैसे चल रहे हैं। नियति नटी के कार्यकलाप मतलब ये जो अभिनय करने वाली जो स्त्री होती है, इसकी जो ये जो कार्यकलाप होता है वो पहले जैसे ही चल रहा है। विशेषता पर कितने एकांत भाव से, कितने शांत और कितने चुपचाप, मतलब विशेषता यहाँ पर क्या बताया गया है कि सब कुछ बहुत ही शांत ढंग से और एकांत भाव से चुपचाप हो रहा है और कहीं कोई कोलाहल भी नहीं है। मतलब कि रात्रि के रूप की ये जो रात्रि की सौंदर्यता का वर्णन एक स्त्री से किया गया है। इतना सुंदर वर्णन यहाँ पर किया गया है। रात्रि का वर्णन यहाँ पर एक अभिनय करने वाली जो स्त्री होती है उसकी सौंदर्यता होती है, उसके जो अभिनय होता है, यहाँ जो अभिनय होता है इतना प्रभावशाली होता है। उसी तरह से ये जो रात्रि का कार्यकलाप है वो वैसे ही चल रहा है और यह सब कुछ बहुत ही शांत ढंग से और एकांत भाव से चुपचाप हो रहा है। कहीं कोई कोलाहल भी नहीं है, सभी और शांतता फैली हुई है। अब आगे कविता देखो, अगली जो पंक्तियां हैं वो हम देखेंगे कि है बिखरे देती वसुंधरा, मोती सबके सोने पर, रवि बटोर लेता है उनको सदा सवेरा होने पर। देखो वसुंधरा, वसुंधरा मतलब पृथ्वी है बिखरे देती वसुंधरा मतलब कि यहाँ पर कवि क्या करते हैं, ये जो चांद और तारों की जो तुलना होती है वह क्या करते हैं, मोतियों से करते हैं। कि यहाँ पर कवि क्या कहते हैं, देखो कि कवि कहते हैं हे बिखरे देती है वसुंधरा मोती सबके सोने पर। मतलब कि क्या होता है कि ये जो मोतियां, ये जो चांद तारों की तुलना मोतियों से होती है और सब लोग सो जाते हैं तो ये जो पृथ्वी है, पृथ्वी आकाश में चांद तारों के रूपों में क्या करती है, मोती बिखेर देती है। मानो पृथ्वी पर क्या हो गया है, मोती बिखरे हुए हैं। और ये जब सवेरा हो जाता है और रवि बटोर लेता है और रवि, ये जो सूर्य होता है वो क्या करता है, रवि बटोर लेता है उनको
सदा सवेरा होने पर, मतलब कि क्या हो जाता है, जब सुबह सवेरा होता है उस वक्त क्या हो जाता है कि ऐसे लगता है जैसे सूर्य क्या कर रहा है, सूर्य इन मोतियों को हमेशा बटोर ले जाता है। अर्थात यहाँ पर क्या कहा गया है कि सुबह का काला हो जाने पर आकाश में जो ये चांद तारे होते हैं वो क्या हो जाते हैं, लुप्त हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं। लेकिन जो रात के जो प्रकृति का रात के चंद्रमा के समय जो भी प्रकृति में एक जो अलग प्रकार की जो सौंदर्यता छा जाती है, उस छा ये जो सौंदर्यता होती है उसके प्रति वर्णन करते हुए यहाँ पर कवि जी क्या कहते हैं कि ये जो चांद तारे हैं वो क्या कर रहे हैं कि ये जो चांद तारों की तुलना यहाँ पर मोतियों से की गई है। मोती क्या करते हैं, मोती की सौंदर्यता एक अलग प्रकार की होती है और उसके प्रकाश से क्या हो जाता है कि एक अलग प्रकार का सौंदर्य वहां पर छा जाता है। और यह अलग प्रकार का सौंदर्य छा जाने से क्या हो जाता है कि एक अलग प्रकार का प्रकृति का माहौल जो होता है, प्रकृति का सौंदर्य अति सुंदर दिखाई देता है। अर्थात और क्या हो जाता है कि सूर्य क्या करता है, सूर्य जब सूर्योदय होता है उस वक्त क्या हो जाता है कि यह सूर्य क्या करता है, उन मोतियों को बटोरने का काम करता है। अर्थात सुबह का जो उजाला हो जाता है और वहां पर क्या हो जाता है, ये जो चांद और तारे होते हैं वो क्या हो जाते हैं, लुप्त हो जाते हैं। अब आगे देखो बच्चों, और विरामदायिनी अपनी संध्या को दे जाता है शून्य श्याम तनु जिससे उनका उसका नया रूप छलकता है। और विरामदायिनी अपनी, विरामदायिनी मतलब विश्राम है, श्याम मतलब काला है और तनु मतलब, तनु का अर्थ शरीर है। अब देखो कि और विरामदायिनी अपनी मतलब यहाँ पर ये जो कवि है या कवि के मन में जो विचार आए हैं उनको यहाँ पर प्रकट किया गया है कि देखो कि सुबह होने पर ये बटोरे हुए, देखो और विरामदायिनी अपनी संध्या को दे जाता है कि ये जो बटोरे हुए चांद तारे रूपी जो मोती है, सूर्य क्या करता है, उन्हें विश्राम देने के लिए संध्या के हाथ में वह या संध्या को क्या कर देता है, वह सौंप देता है या उनके हाथ में दे देता है। अर्थात यहाँ पर क्या कहा गया है कि शाम होने के बाद फिर ये चांद और तारे होते हैं वो क्या करते हैं, चमकने लगते हैं और क्या करते हैं, और यह मोतियां क्या करती हैं, मोतियों का आभास कराने वहां लगती है। एक चांद तारे की तुलना किससे की है बच्चों, मोतियों से की है। तो यहाँ पर हमें क्या कहना चाहिए, ये यहाँ पर कवि क्या कहना चाहते हैं, यहाँ पर कवि यही कहना चाहते हैं कि सुबह जो बटेरे हुए जो चांद तारे हैं वो क्या करते हैं, सूर्य संध्या के हाथ में वह सौंप देते हैं, यह अब तुम्हारी जिम्मेदारी है, ऐसे करके क्या करते हैं, उनके हाथ में वह सौंप देते हैं। अर्थात क्या हो जाता है कि ये जो शाम होने के बाद चांद तारे होते हैं आकाश में क्या करते हैं, फिर चमकने लगते हैं। शून्य श्याम तनु जिससे उसका नया रूप छलकता है, कि क्या हो जाता है कि ये जो मोतियों का आभास कराने जो लगती है वह इसी ये जो कालिमा प्रकाशमान हो जाती है और अपने नए रूप में क्या करती है, अपने नए रूप में एक अलग प्रकार का सौंदर्य या वह क्या करती है, छलकने लगती है। अगली पंक्तियां देखो बच्चों, पंचवटी की छाया में है सुंदर पर्ण कुटीर बना, उसके सम्मुख स्वच्छ शिला पर धीर वीर निर्भीक मना। अब पंचवटी के बारे में तुम्हें पता है कि पंचवटी के जो प्रमुख, पंचवटी हम किसे कहते हैं ये बताया है। अब देखो कि धीर,
धीर वीर मतलब जो दृढ़ मन वाला योद्धा होता है, उसे धीर वीर कहा गया है। और निर्भीक, निर्भीक मतलब कौन है? जो निडर होता है, किसी से घबराता नहीं है, ऐसा योद्धा। अब देखो कि ये जो पंचवटी का वर्णन करते हुए, मतलब ये जो पंचवटी है, वो जो पंचवटी से बनी हुई कुटी है, पत्तियों से जो बन गई है वह कुटी, वहां पर देखो उसकी छाया में कुटी बन गई है पंचवटी से। तो क्या हो गया है? देखो यहाँ पर पंचवटी का वर्णन करते हुए, मतलब इन 5 वृक्षों से जो देखो इसकी छाया में, जो पंचवटी की छाया में ही सुंदर पर्णा कुटीर बना, कि इसकी छाया में घास फूस और पत्तों से एक छप्पर वाली एक सुंदर झोपड़ी बन गई है। और इस झोपड़ी के सामने क्या हो गया है कि उसके सम्मुख, उसके सामने स्वच्छ शिला पर, शिला मतलब पत्थर है, कि उसके सामने साफ सुथरी एक शिला है, मतलब एक पत्थर है। और क्या हो गया है कि उसके सम्मुख स्वच्छ शिला पर धीर निर्भीक मना, मतलब कि उसके सामने एक साफ सुथरा जो पत्थर है, उस पत्थर पर एक दृढ़ मन वाला, और वहां पर दृढ़ मन वाला एक निडर योद्धा वहां पर विराजमान है। उस पत्थर पर एक निडर योद्धा बैठा हुआ है, विराजमान है। जाग रहा है कौन? धनुर्धर। ये धनुर्धर मतलब कौन है? तीरंदाज है। कौन है? जबकि भुवन, जबकि ये भुवन मतलब ये संसार है, ये दुनिया है, जबकि भुवन भर सोता है, भोगी कुसुमायुद्ध योगी सा। कुसुमायुद्ध मतलब यहाँ पर कामदेव कहा गया है। और दृष्टिगत मतलब जो दिखाई पड़ता है, तो यहाँ पर ऐसे कहा गया है कि यहाँ पर कवि कहते कि इस समय संसार के सारे लोग अनींद में है, सोए हुए हैं, पर यह धनुर्धारी कौन है जो रात्रि में इस समय जाग रहा है? और वे कहते हैं, यहाँ पर कवि कहते हैं कि यह कामदेव सा भोगी गृहस्थ या कोई सन्यासी जैसा हुआ कौन दिखाई दे रहा है। वैसे यहाँ पर क्या किया गया है कि यहाँ पर ये जो कवि है, कवि जी ने बहुत ही सुंदर शब्दों में, कम शब्दों में क्या किया है, बहुत ही आशयपूर्ण इस प्रकृति का सौंदर्य यहाँ पर स्पष्ट किया गया है कि जो प्रकृति है, प्रकृति के प्रति जो प्रेम की भावना है, और इस कविता में दर्शाई गई है। और प्रकृति का जो सौंदर्य है, इसका आस्वाद किस तरह से हम ले सकते हैं। और जब चांदनी रात होती है, चांदनी रात वक्त में जो प्रकृति का सौंदर्य है, इसका बहुत ही सुंदर शब्दों में इसका वर्णन किया गया है। और जो पंचवटी है, मतलब रामायण में, और लक्ष्मण शूर्पणखा जो है उससे संबंधित जो प्रसंग है, वो बहुत ही कम शब्दों में, लेकिन बहुत अच्छे ढंग से यहाँ पर बताया गया है। इस तरह से इस प्रस्तुत कविता में हमने ये जो चारों चंद्र की, ये जो स्वच्छ चांदनी है, यह धरती पर वह पुलकित होती है, हवा के झोंकों से वह झूमती है, शांति भरी रात है, या स्वच्छ चांदनी में सुगंध हवा दिखाई देती है, दिशाएं सब आनंदी हो जाती है। और प्रकृति की जो गतिविधियां होती हैं, ये गतिविधियों के बारे में बताया है। या ये जो वसुंधरा का ओस रूपी जो मोतियां होती है, वो किस तरह से बिखेर देती है, और सुबह का सूर्य उन मोतियों को कैसे बटोरने का कार्य करता है, और संध्या सावला रूप कैसे प्रदान करती है। और ऐसे मनोहारी वातावरण में ये जो पर्णकुटी के सामने स्वच्छ शिला पर ये जो निर्भीक वीर, मतलब निर्भीक वीर कौन है यहाँ पर? तो लक्ष्मण है, वह बैठा हुआ है,
और सारे विश्व के सो जाने पर भी जैसे कि कामदेव योगी की तरह लगने वाला ये जो कोई धनुर्धर जाग रहा है। अर्थात यहाँ पर क्या बताया गया है कि राम का भाई ये जो लक्ष्मण है वह राम सीता की रक्षा के हेतु कुटी के बाहर पहरे देते रह गया है। इस तरह से इस कविता में हमने प्रकृति के प्रति ये जो प्रकृति का वर्णन है या प्रकृति के प्रति प्रेम है, प्रकृति का सौंदर्य है या पंचवटी से संबंधित यहाँ पर ये जो खंड काव्य दिया गया है, इस खंड काव्य को हमने आज देखा है। धन्यवाद बच्चों, हमने आज चांदनी रात इस कविता का अध्ययन और अध्यापन किया है। और तुम्हें क्या करना है बच्चों, यह जो YouTube पर लिंक दी जाती है वह क्या करना है, हमें उसको क्लिक करके अध्ययन अध्यापन की जो 9वीं कक्षा की जो हमारी प्रक्रिया जारी है उसे हर एक छात्र उसे लाभान्वित, और हमारा एक भी छात्र से जो अध्ययन अध्यापन की प्रक्रिया में वंचित न रहे, इसी उद्देश्य ये जो जारी रहा है उपक्रम, इससे आप लाभान्वित हो। धन्यवाद, धन्यवाद सर जी।